ओके, थैंक यू। तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का हम इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस रिफर टू ऑपरेशनल रिसर्च। अब जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस पर्सन है या वहाँ के जो कॉलेजेस थे उसमें ऑपरेशनल रिसर्च नाम से ये सब्जेक्ट जाना जाता है। वाइल द अमेरिकन यूज्ड वर्ड ऑपरेशंस रिसर्च, जबकि अमेरिकन इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑपरेशंस रिसर्च, बट बोथ आर ऑफन शॉर्टन इट्स जस्ट एज और OR। बाकी सभी दूसरी कंट्रीज में या अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ये OR नाम से देखा जाता है। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, मैनेजमेंट साइंस। तो कुछ कंट्रीज में जब आप MS वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं यूरोपियन साइड की कंट्रीज में, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट आपको मैनेजमेंट साइंस के नाम से भी मिलता है। और समटाइम्स अमेरिकन ऑल्सो यूज्ड वर्ड ORMS। अमेरिकन कुछ इसके लिए एक स्पेशल वर्ड ORMS भी यूज करते हैं, जिसमें कि ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस दोनों को वो इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली इंडिया में तो हम ऑपरेशन रिसर्च नाम से ही पढ़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से रहता है, लेकिन जो इसकी मेन सोल पर्पज है इसका स्टडी का वो सभी जगह पर सेम ही रहेगा। तो कुछ जगहों पर इसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वर्ड का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जब हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट पर ही बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम ऑपरेशन रिसर्च की बात करते हैं अपने कंट्री में, तो उस प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट के साथ साथ उसमें और भी डिसीजन मेकिंग की जितनी सारी टेक्निक्स अप्लाई करना होती है वो सारी भी हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऑपरेशन रिसर्च जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो एक्चुअली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या MBA में सब्जेक्ट डाला गया है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली इसका ओरिजिन जो हुआ है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स से ही हुआ है। मैथमेटिक्स के ही सारे कैलकुलेशन और सारे प्रिंसिपल हम इस सब्जेक्ट में यूज करते हैं। अब ये यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेस। तो जो भी आप कंपनी में आपकी इंडस्ट्री में डिसीजन ले रहे हैं उनको एक साइंटिफिक बेस देने के लिए हम इस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं इसको? टू टेक द टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजन टू देयर प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट के सामने रोज डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। कुछ डिसीजन जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, कुछ डिसीजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, और कुछ डिसीजन जो होते हैं वो डेली बेसिस पे इंडस्ट्री में लेना पड़ते हैं। तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं ये एक साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आपके मन से या अंदाजे से कोई भी डिसीजन वहाँ पर ले लें। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर साइंटिफिक वे अपनाना पड़ता है, और साथ साथ में जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है वो टाइमली और इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो सही समय पे लिया जाए और सही तरीके से लिया जाए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस प्रॉपर हो सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड होती है ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट की स्टडी से। तो इसलिए अगर आपका जो सोल मोटो अगर किसी इंडस्ट्री में जाने का है तो आपको ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट काफ़ी प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए और इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना चाहिए। It tries to avoid the dangers from taking decisions merely by guessing or by thumb rule। तो अगर आप ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो आप एक चीज से बच जाएंगे कि वहाँ आपके अंदाजे या आपकी गेसिंग्स नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब बिजनेस ऑपरेट करते हैं, आप इस सब्जेक्ट को ऐसा मान के चलिए कि आपका कोई बिजनेस है या आपकी इंडस्ट्री है और आपको उसको प्रॉपरली फंक्शन देना है, उसको प्रॉपरली ऑपरेट करना है, तो आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नए डिसीजंस लेना पड़ते हैं। तो डिसीजन कुछ इंडस्ट्रीज जो पहले स्टार्टिंग में करती थी वो करती थी गेस बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते थे, या उन इंडस्ट्री के खुद के थंब रूल्स होते थे वो उन्हीं को फॉलो करती थी। पर गेस करना या थंब रूल बेसिस पे अगर डिसीजन लेते हैं तो कई बार वो डिसीजंस जो है वो अगेंस्ट भी चले जाते थे।
लेकिन अगर आप प्रॉपरली ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स का यूज करते हैं तो आप वहाँ पर गेस वर्क और थंब रूल वाली जो प्रोसेस है उससे बच जाते हैं और आपके जो डिसीजंस रहते हैं वो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं और काफ़ी इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए आपको ये ऑपरेशन रिसर्च स्टडी करना चाहिए। अब मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल एक एंड एग्जांपल डायनामिक। दे सकते हैं प्रॉब्लम का? पार्डन? सर प्रॉब्लम का सर कोई भी एग्जांपल देके बता सकते हैं आप कि मतलब प्रॉब्लम कैसी आएगी? और हाँ, मैं बता सकता हूँ। देखो, यस अगर सर। प्रॉब्लम आपको ऐसा आ रहा है कि आपकी जो इंडस्ट्री रन कर रही है, मान लो वो 500 यूनिट्स पर डे सैनिटाइजर आप बना रहे हैं, ठीक है, अभी के इसमें इस टाइप की इंडस्ट्रीज काफ़ी वर्क कर रही है। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो 500 यूनिट्स का है। आपको एक ऑर्डर आ जाता है। अब ये जो 500 यूनिट्स का आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपके रेगुलर कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आपको एक नया ऑर्डर आ रहा है जिसमें कि आपको अलग से एक्स्ट्रा इन 500 यूनिट्स के अलावा एक्स्ट्रा 700 यूनिट्स का एक ऑर्डर मिल जाता है। पर ये ऑर्डर वन टाइम ऑर्डर है और ये ऑर्डर इन हमें जो फुलफिल करना है वो एक ही दिन में फुलफिल करके हमें इन्हें देना है। और अगर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हो सकता है कि इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आ जाए कि जो आपका रेगुलर प्रोडक्शन 500 यूनिट का है या आपके जो डेली कस्टमर का प्रोडक्शन है वो आपको रोकना पड़े, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर लेने के लिए इन जो रेगुलर आपके कस्टमर्स हैं उनके ऑर्डर को आपको ब्रेक करना पड़ सकता है और उसके बाद इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपको 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगी जिसके लिए आपको और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तब आपको एज ए मैनेजर वहाँ पर ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं अपने रेगुलर जो प्रोडक्शन चल रहा है या जो मेरे रेगुलर कस्टमर है मैं उनकी डिमांड को फुलफिल करूं या सिंगल डे के लिए एक नए कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करूं। अगर हम इस नए कस्टमर को मना कर देते कि हम आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते तो इससे आपकी मार्केट फेथ खराब होती है। वो कस्टमर आपके पास अगली बार नहीं आएगा, हो सकता है अगली बार आए भी या नहीं भी आए। तो आप ये मान के चलो कि आपकी मार्केट फेथ इससे खराब होती है। लेकिन अगर आप इस 700 यूनिट वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करने जाते हैं तो आपको 200 जो यूनिट्स रहेगी उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करना पड़ेगी। तो हो सकता है कि इसके लिए आपको और कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहे, लेकिन ये एक ही दिन की बात है। तो आपको एक दिन में कितना करना पड़ेगा? 500 प्लस 700, तो आपको 1200 यूनिट्स की पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ ऐसा कर देते हैं कि जो आपका नया कस्टमर आया जिसको 700 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है आप उसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आपके जो डेली कस्टमर है हो सकता है उसमें से कुछ डेली कस्टमर आपको ऑर्डर देना बंद कर दे। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि मैनेजमेंट के सामने डे बाय डे आते हैं। वर्कर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब आपने ऑर्डर ले लिया लेकिन आपके वर्कर्स ने मना कर दिया कि हम हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने ऑर्डर एक साथ कंप्लीट कर सके। और ये भी हो सकता है कि उस दिन आपका वर्कर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ वर्कर आपके लीव पे चले जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखना पड़ती है और डिसीजन इन बेसिस पे आपको रेगुलर वहाँ पर लेते रहना पड़ता है। तो इसलिए एज ए मैनेजर आपका काम वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। और मैनेजमेंट में जब आप काम करते हैं तो वो पूरा मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक हो जाता है। मतलब डायनामिक का मीनिंग हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि कंटिन्यूसली आपकी हर 10 मिनट में, हर 1-2 घंटे में आपकी वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर चेंज होती है और मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लेना पड़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल जो है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के सामने सिचुएशंस आती है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर मैनेजमेंट एक डिसीजन लेता है तो उस एक डिसीजन के कारण उसको बहुत सारे डिसीजंस में चेंजेस भी करना पड़ सकते हैं या प्रोडक्शन के जो शेड्यूल्स है उनमें सारा चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। प्रज्वल, प्रज्वल, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। बोलो बेटा, आगे बढ़ू मैं? हाँ सर बिल्कुल सर, हो गया क्लियर। ठीक है। तो हाँ मैनेजमेंट सर। जो होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। आप मैनेजमेंट को बिल्कुल सिंपल नहीं समझ सकते। हम जब एज ए स्टूडेंट या जब हम मैनेजमेंट में वर्क नहीं कर रहे होते तो हमें लगता है कि यार मैनेजमेंट का काम काफ़ी आसान होता है, लेकिन मैनेजमेंट का काम इतना आसान नहीं होता है। उसे हर दिन नई नई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है।
और ये जो प्रॉब्लम्स रहती है मल्टी डायमेंशनल रहती है। मल्टी डायमेंशनल किस तरीके की हो सकती है, ये किसी ह्यूमन बीइंग से कंसीडर हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर इसका हम फिर से एक एग्जांपल देखें, मान लो आपकी इंडस्ट्री थी और अभी हम बात करें मार्च 2020 की, ठीक है। तो मार्च 2020 का जो स्टार्टिंग था, आप अगर फर्स्ट मार्च की बात कर रहे हैं तो एज ए मैनेजर या एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी आपने क्या करे, बहुत सारे कुछ डिसीजन लिए आपकी कंपनी के प्रॉफिट के लिए। लेकिन जैसे ही आपका मार्च 23 आया तब आपको पता चला कि ये कोरोना जो पेंडेमिक है ये स्प्रेड हो रहा है सभी दूर, तो जो उसके कारण लॉकडाउन वाली सिचुएशंस आ गई। तो आपने जो डिसीजन अगले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बना रखे थे, आपने जो आपके टारगेट सारे बना रखे थे, वो सारे टारगेट्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर फिर, कि आपको फिर से आपके जितने भी डिसीजंस थे उनको रीअसेस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इनका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है या सोशल फर्क किस टाइप से रहेगा। अब डिसीजन वहाँ पर हुआ था पॉलिटिकल बेसिस पे, लेकिन वो पॉलिटिकल बेसिस पे डिसीजन नहीं था, वो किस लिए था, वो सोशल था डिसीजन, ताकि सारी जो पब्लिक है इंडिया की वो सेफ किया जा सके। तो पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके लिए था, सोशल के लिए। पर वो सोशल ना होते हुए और भी क्या डिसीजन, उसमें उस डिसीजन के और भी इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमको इकोनॉमी पे मिल रहा है। और अगर वो इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं करता या अगर हम इस टाइप का डिसीजन नहीं लेते तो जो ह्यूमन बींग्स है या जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया का, उस पर भी फर्क पड़ सकता था। तो अगर आप एक डिसीजन लेते हैं तो उसके काफी सारे परिणाम आपको देखना पड़ते हैं और उन सभी को मैनेज भी करना पड़ता है। तो आपको एज ए मैनेजर कंपनी में हमेशा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सके, लेकिन आपको ह्यूमन रिसोर्स में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं आए या पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और दूसरा इफेक्ट उल्टा भी होता है कि अगर पॉलिटिकल फील्ड की तरफ से या सोशल फील्ड की तरफ से या ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण आपके जो डिसीजन है वो भी इफेक्ट होते हैं और आपकी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट कर सकता है। तो फिर मैनेजर को क्या करना पड़ता है, मैनेजर किस इन्वायरमेंट में वर्क करता है। एज द मैनेजर ऑपरेट्स हिज सिस्टम इन एन एनवायरमेंट विच विल नेवर रिमेन स्टैटिक। अभी हमने बात करी कि जो वर्किंग कंडीशन होती है इंडस्ट्री की वो स्टैटिक नहीं रहती है। आप डिसीजन अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बना सकते हैं, अगले 6 महीने के लिए डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन उन डिसीजन को आपको कंटिन्यूसली रिव्यू करना पड़ता है और उन रिव्यू के बेसिस पे आपको कंटिन्यूसली चेंज करते रहना पड़ता है। क्योंकि जो डायनामिक नेचर होता है, वर्क जो आप करते हैं या जो इंडस्ट्री होती है वो एक डायनामिकली वर्क करती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके सारे डिसीजन वहाँ पर चेंज करते रहना पड़ते हैं। तो अगर आपको पता हो आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव अगर किसी इंडस्ट्री में मैनेजर होंगे अभी मैकेनिकल इंडस्ट्री में, तो वो 1 दिन या 2 दिन में मैनेजर नहीं बन जाते। उनको पहले कुछ बेसिक फील्ड पे वर्क दिया जाता है। अगर हम बीटेक करने के बाद जब आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो कम से कम आपको 6 से 8 साल लगेंगे मैनेजर की पोस्ट अचीव करने के लिए। और वो 6 से 8 साल इसलिए दिए गए हैं क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको उस टाइम पे आएगी और वो सारी जब प्रॉब्लम्स आप फेस कर पाएंगे और उनको कंटिन्यूसली फेस करते रहेंगे तब आप एक टाइम के बाद ऐसे एलिजिबल हो जाते हैं कि आप मैनेजर का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हेंस एनी मैनेजर व्हाइल मेकिंग डिसीजंस कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट। अब आप मैनेजर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन से जो हमने ऊपर देखे थे, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना रहेगा और आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। आपकी जो भी इंडस्ट्री है या आपकी जो भी शॉप, आपका जो भी बिजनेस है, उसकी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए ही काम करना पड़ेगा। सो दैट हिज सॉल्यूशन शुड बी यूजफुल इन ऑल एस्पेक्ट। साथ साथ में उसके सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए कि सभी एस्पेक्ट में वो फ्रूटफुल रहे। नहीं तो पता चल रहा है कि आपका कोई डिसीजन ऐसा हुआ जिसके कारण कि ह्यूमन रिसोर्स में या आपके जो वर्कर्स है वो उस डिसीजन को पसंद नहीं कर रहे, या आपका डिसीजन ऐसा हो रहा है जिसके कारण आपकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या सोशल कल्चर में कुछ चेंज हो रहा है। इस टाइप से आपको वहाँ पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उस बेसिस पे फिर डिसीजन लेना चाहिए। सर
सर मैनेजर सर लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर का, 2 ईयर का? होते हैं ना, लॉन्ग टर्म डिसीजन की जो कैटेगरी रहती है 1 to 3 ईयर रहती है, और उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी रहती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात आती है तो फिर वो मैनेजर के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि यस सर, उसमें वही भी मेरा जो पूछना था। उसमें जो इंडस्ट्री की हायर अथॉरिटीज रहती है, जो सीईओज वगैरह रहते हैं या जो जनरल मैनेजर्स रहते हैं, इनकी एक पूरी कमेटी होती है, वो कमेटी डिसीजन लेती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो मैनेजर है वो उसके हाथ में 3 महीने तक के डिसीजंस रहते हैं, वो अपने बेसिस पे अगले 3 महीने तक के डिसीजंस ले सकता है, पर उसके लिए भी उसको अप्रूवल लेना पड़ता है हायर अथॉरिटीज से। एक्चुअल में यहाँ मैनेजर के जो डिसीजन की बात कर रहे हैं, वो मैनेजर डिसीजन लेगा, वो सॉल्यूशन निकाल के जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का, पर उसको अप्रूवल हमेशा कहाँ से लेना पड़ेगा, उसकी हायर अथॉरिटी से। क्योंकि जो देखा जाए तो मैनेजर एक बेसिक एम्प्लॉय होता है इंडस्ट्री का, और उसके ऊपर जो जनरल मैनेजर्स और सीईओज रहते हैं, जिनके कंपनी में शेयर्स रहते हैं या जिनकी ऑनरशिप रहती है, मेन डिसीजन उन्हीं के लिए जाते हैं। लेकिन मैनेजर का जो काम होता है वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेके जाता है। जैसे अगर आपको पता हो तो इंडस्ट्री में एक मैनेजर नहीं होता है, वहाँ हर डिपार्टमेंट का एक अलग मैनेजर होता है। एचआर मैनेजर अलग होगा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अलग होगा, ठीक है, और परचेसिंग मैनेजर अलग होता है। तो ये सारे मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के जो प्रॉपर डिसीजन है वो लेते हैं, और उसके बाद हायर अथॉरिटी जो होती है वो इन सबके कलेक्टिव डिसीजन जो होते हैं उनको देखती है और उस बेसिस पे डिसीजन लेती है। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन रहेंगे वो तो पूरा की पूरा जो रहेगा वो सीईओ और जो जनरल मैनेजर्स रहते हैं उनके डिसीजन रहते हैं। शॉर्ट टर्म जो डिसीजन रहते हैं वो मैनेजर लेता है, 3 मंथ तक के डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको हायर अथॉरिटी की परमिशन हर चीज में चाहिए रहेगी। ठीक है। यस सर, क्लियर। Now management may be considered as the process of integrating the effort of purposeful group और ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो मैनेजमेंट एक पर्पसफुल ग्रुप होता है या एक पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी मेंबर का एटलीस्ट वन कॉमन गोल, उनका कम से कम एक कॉमन गोल होना चाहिए। कॉमन गोल मतलब ये कि आप इंडस्ट्री को अगले 3 साल में या 5 साल में किस लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। वैसे अगर आप कोई खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें एक गोल लेके चलते हैं कि अगले 1 साल में मुझे क्या करना है या अगले 6 महीने में क्या करना है। लेकिन वहाँ पर आप अकेले उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोअर लेवल वर्कर से लेके हायर अथॉरिटी तक, उन सभी को कलेक्टिवली उसके लिए वर्क करना पड़ता है। और इन सभी का जो पर्पसफुल कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पर्सन्स रहते हैं, जितने भी पीपल वहाँ वर्क कर रहे हैं या उनको ऑपरेट कर रहे हैं, इन सभी का जो ग्रुप होता है ये मैनेजमेंट कहलाता है। और यही मैनेजमेंट जो है वो किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने का काम करता है। अब अगर ऑपरेशन रिसर्च की बात की जाए तो ऑपरेशन रिसर्च किस तरीके से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल होता है। तो ऑपरेशन रिसर्च यूजेस मैथमेटिकल मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर मेकिंग द डिसीजन। अब जो इंडस्ट्री है उसमें कंटिन्यूसली जो वर्क होता रहता है वो क्वांटिटी बेसिस पे होता है। आप जो भी परचेसिंग करेंगे वो भी क्वांटिटी बेसिस पे होगी, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी क्वांटिटी बेसिस पे होगा, जो आप खर्च कर रहे हैं वो भी क्वांटिटेटिव बेसिस पे होता है। तो आपको हर जगह क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ता है, कंटिन्यूसली उनके इवेल्युएशन करना पड़ते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मैथमेटिकल मेथड्स प्रोवाइड करता है ताकि आप क्वांटिटेटिव डिसीजंस इजीली ले सके। Quantitative approach to management problems require that decision problems be defined, analyzed, and solved in conscious, rational, and logical and systematic scientific manner. तो ये जो सारे डिसीजन होते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच मैनेजमेंट की किस तरीके से हेल्प कर सकती है, वहाँ पर क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होती है वो एक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग का काम करती है। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन के पीछे क्या प्रिंसिपल है और क्यों वो डिसीजन लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू होता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब सीधा सीधा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से।
तो जब आप ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स पढ़ते हैं, उसमें जब आप उसको अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पर आपको कंटिन्यूसली कैलकुलेशंस करना पड़ते हैं। अब ये सारे डिसीजन जो है, अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच वहाँ पर लगा भी रहे, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच किन चीज़ों का यूज़ करती है? बेस्ड ऑन डेटा, जो भी डेटा उसे मार्केट से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो मार्केट में लॉन्च करने के पहले आपको वहाँ से क्या लेना पड़ता है? मार्केट से डेटा लेना पड़ता है, उसकी फोरकास्टिंग करना पड़ती है कि जो डेटा है या जो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर बिजनेस में मिल रही है वो कितने टर्म के लिए रहेगी, उस बेसिस पे आप वहाँ पर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे फैक्ट आप जानते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करना चाहता हूँ तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं कि इसको अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लगेंगी, और उन सारी टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस को अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये सारी प्रोसेस में किस तरीके से अप्लाई कर पाऊंगा। और एंड नॉट ऑन द मेयर गेस वर्क ऑफ द थंब रूल। और जबकि इसमें जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो कभी भी गेस वर्क या थंब रूल पे काम नहीं करती है। आपने अंदाजा लगा लिया है कि आपका जो प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होगा तो पर मंथ या पर ईयर उसका कितना सेलिंग होगा, ये आप एक गेस वर्क बेसिस पे अंदाजा नहीं लगा सकते, या आपने थंब रूल के बेसिस पे काम नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू या ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू वहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। Operation research is the body of knowledge which uses mathematical techniques to solve management problems and make timely optimal decisions। तो यहाँ पर जो हमने अभी पहला एग्जांपल लिया था, कुछ हमने सैनिटाइजर के एग्जांपल लिए थे कि 500 बॉटल्स और 700 बॉटल्स आपको बनाना है, तो वहाँ पर फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? वहाँ पर डिसीजन को ऑप्टिमल करना पड़ेगा। ऑप्टिमल या ऑप्टिमम, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए जो सबसे बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑपरेशन रिसर्च जो होता है एक टाइप का नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, मैथमेटिकल टेक्निक्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू कि आप मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और टाइम पे ऑप्टिमम डिसीजन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको फिर ये डिसीजन लेने में इजी हो जाता है कि कौन सी वाली प्रोसेस या आपको फॉलो करना है, कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, या किस प्रोडक्ट को आपको वहाँ पर बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो नॉलेज मिलता है वो ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू हम ले सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च इज कंसर्न विद द हेल्पिंग मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव टू मेक बेटर डिसीजन। अब ऑपरेशन रिसर्च जो है वो मैनेजर और एग्जीक्यूटिव वर्कर जो रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए सब्जेक्ट रहता है, ताकि वो डे बाय डे जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनके लिए बेटर डिसीजन ले सके। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट एक स्पेशल टाइप की पोस्ट थी जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में अलग से प्रोवाइड की जाती थी। तो रिसर्च एनालिस्ट जब ऑपरेशन रिसर्च स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आया था तो उस बेसिस पे एक नई पोस्ट डेवलप की गई थी जिसको बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट। और उस रिसर्च एनालिस्ट का ये काम होता था कि कंपनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, डे बाय डे कंपनी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको फेस करने के लिए एक वहाँ पर एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता था जिसको बोलते थे रिसर्च एनालिस्ट। अब जब ये रिसर्च एनालिस्ट स्टार्टिंग में वर्क करना स्टार्ट की इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पर जो पहले से वर्कर वर्क कर रहे थे, मतलब जो पहले से मैनेजर वर्क कर रहा था, तो उसे अपनी पोजीशन डावाडोल होते हुए दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि उसे लगा कि अगर ये रिसर्च एनालिस्ट ज़्यादा अच्छा काम करने लग गया तो कंपनी को मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ थोड़े से मैनेजर उस टाइम पे भयभीत हुए थे, लेकिन बाद में जब ये रिसर्च एनालिस्ट उनके साथ मिलकर प्रॉपरली वर्क करने लगे, तब ये पता चला कि जो रिसर्च एनालिस्ट का वर्क होता है वो मैनेजर की हेल्प के लिए ही है और उसके डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाने के लिए ही। और बाद में जाके ये रिसर्च एनालिस्ट वाली पोस्ट खत्म हो गई है, वहाँ पर अब एक पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट हो जाता है। तो जो रिसर्च डिपार्टमेंट रहता है उसमें रिसर्च एनालिस्ट वर्क करते हैं और जो डेली प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े क्वांटिटेटिव मेथड की स्कोप की बात करें, मतलब क्वांटिटेटिव मेथड कहाँ पर अप्लाई की जा सकती है, वो किस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल है, तो अगर उससे हम देखते हैं तो उसमें क्या है, द स्कोप ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड इज वेरी ब्रॉड. दे आर अप्लाइड इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स एंड गेटिंग सॉल्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. अब आप जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम आप है वो आपकी इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए अप्लाई करें. ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है, बिजनेस में भी अप्लाई होता है, बैंकिंग में भी अप्लाई होता है, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस लेते हैं इसमें भी अप्लाई होता है. तो हम यहाँ इसको का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, हम बिजनेस में इसका यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स के लिए कर सकते हैं. ऐसी कोई भी यूनिट जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए या प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रही है उन सभी जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं. एंड नॉन प्रॉफिट यूनिट जैसे गवर्नमेंट जो एनजीओ वगैरह होते हैं या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स जो होती है, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो जो मोस्टली इंडस्ट्रीज है, अभी अगर आप सेल्यूलर इंडस्ट्री को देखेंगे, सेल्यूलर मोबाइल कंपनीज को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है. अगर वो कोई कंपनी ए अगर अपना कोई नया प्लान लाती है तो उस प्लान के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी कंपनी बी जो है वो अपना प्लान लाने की कोशिश करती है. वो देखती है कि अगर मार्केट शेयरिंग जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है या नया प्लान आने से उनका जो कस्टमर है वो किस तरीके से डेविएट हो सकता है. तो इन सभी कंपटीशन की सिचुएशन में भी हम ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए जो हम फोर्थ वाली यूनिट पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज, उसमें कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स है जो कि हमें पढ़ना रहेगी, जो कि इंडस्ट्रीज वहाँ पर यूज़ करती है अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन करने में. They can be applied to variety of problems like deciding the plant location. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहला जो डिसीजन लेना पड़ता है वो प्लांट लोकेशन का ही होता है कि आप किस जगह आपका प्लांट लगाएंगे. अगर आपका कस्टमर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके मोस्टली कस्टमर महाराष्ट्र से है तो आपको जो आपका प्लांट है वो उसी साइट में या उसके आसपास कहीं पे लोकेट करना चाहिए. अगर आप उसको यहाँ एमपी में या इंदौर में करते हैं तो आपके रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो तरीके से बढ़ जाएगा, एक तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी का जो आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वो, और दूसरा ये रहेगा कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको जब आप सप्लाई करेंगे तो उसका स्टोरेज और सप्लाई में भी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो प्लांट की लोकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो भी आप इसके बेसिस पे ले सकते हैं. और प्लांट लोकेशन ही एक ऐसा केस है कि जिसके कारण बहुत सी इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल हुई है और बहुत सी इंडस्ट्रीज बर्बाद भी हो गई. तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे और उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कहाँ से की जा सकती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा वहाँ के लिए, मशीनरीज कहाँ से आएगी, वहाँ पर जो वर्कर वर्क करेंगे वो स्किल्ड वर्कर वहाँ पर आसपास अवेलेबल है या नहीं है. तो बेसिक कोई भी इंडस्ट्री अगर वर्क करती है तो वो 3M पे वर्क करती है, मेन, मशीन और मटेरियल. इन तीनों एम में से अगर कोई सा भी एक एम कमजोर पड़ जाता है तो आपकी इंडस्ट्री वहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती. तो आपको प्लांट लोकेशन के साथ ये देखना पड़ेगा कि आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए वहाँ पर, मशीनरीज जो है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाए, और अगर मटेरियल और मशीनरीज अवेलेबल हो रही है तो उस पे वर्क करने के लिए आपको मेन फोर्स वहाँ पर अवेलेबल हो रहा है या नहीं है. इस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है. तो अगर एज ए मैनेजर आपको डिसीजन लेना है या एज ए जनरल मैनेजर या फिर एज ए सीईओ आपको कोई नया प्लांट इंस्टॉल करने का डिसीजन लेना है तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट इसमें रहेगा इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो थर्ड वाली यूनिट है वो इन्वेंट्री कंट्रोल वाली यूनिट है. मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा क्योंकि बेसिक नॉलेज जो हमें किसी भी इंडस्ट्री का चाहिए वो प्रॉपर इन्वेंट्री के कंट्रोल का होना चाहिए. अब इन्वेंट्री में अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इन्वेंट्री ऐसी हर वो चीज़ है जिसमें कि आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी का, और उन सभी चीज़ों को बेचकर आप फिर से पैसा रिगेन कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इन्वेंट्री कंट्रोल.
कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक जितनी भी चीजें जहाँ जहाँ पर भी इंडस्ट्री ने अपना पैसा लगाया है वो सारी चीजें जो है वो इन्वेंट्री में आती है, और इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो होता है उसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। फिर रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आती है। कई बार आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है कि वो मार्केट में आपने उसको लॉन्च किया है लेकिन उसमें कोई खराबी आ जाती है। बीच में कुछ कार के मॉडल्स ऐसे आए थे कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स निकली थी, तो उसके कारण क्या करना पड़ता है कि आपको मार्केट से या तो आपको पूरा प्रोडक्ट ही निकालना पड़ता है, पूरा प्रोडक्ट मार्केट से वापस बुलाना पड़ जाता है, या फिर आपको रिप्लेसमेंट उनका करके देना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो आती है उनके जो डिसीजंस लेते हैं वो हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में देखते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसका थोड़ा नॉलेज हमें होना चाहिए एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का कुछ नॉलेज होना चाहिए जो कि हमें ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू मिलता है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस मशीनरी पे आपको कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। मान लो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लेथ मशीन से भी बना सकते हो और ड्रिलिंग मशीन से भी बना सकते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि अगर मैं लेथ मशीन का यूज़ करके बनाऊं तो क्या फ़ायदा होगा, ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करके बनाऊं तो क्या फ़ायदा होगा, या सीएनसी मशीन का यूज़ करके बनाऊं तो क्या फ़ायदा होगा। और इनका शेड्यूल बनाना पड़ता है कि किस मशीन पे कौन सा वर्क कितने समय तक के लिए काम करेगा, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है वो आगे किस स्टेप पे जाएगा। ये सारे डिसीजन लेते हैं हम प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट भी करके रखती है कहीं कहीं, वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं उनका किस तरीके से रिटर्न आएगा या रिटर्न नहीं भी आ पाएगा, ये सारे एनालिसिस भी आपको वहाँ पर देखना पड़ते हैं। एक होता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। पोर्टफोलियो सिलेक्शन में इंडस्ट्री ये करती है कि उसके जो शेयर्स है, शेयर्स से रिलेटेड डिसीजन और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है उससे रिलेटेड डिसीजंस वहाँ पर कंपनी को रेगुलर लेना पड़ते हैं। मार्केटिंग रिसर्च कंपनी को कंटिन्यूसली करना पड़ती है। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूसली ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर है। तो कुछ कॉम्पिटिटर पुराने रहते हैं, कन्वेंशनल कॉम्पिटिटर होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटर नए आते हैं, तो आपको नए कॉम्पिटिटर से क्या चैलेंज मिल रहा है, पुराने कॉम्पिटिटर से क्या चैलेंज मिल रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग वैल्यू कितनी है, उसको कस्टमर परचेस करना चाह रहे हैं या नहीं परचेस करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती है। तो इसमें ऑपरेशन रिसर्च की जो मैथमेटिकल टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है वो काफ़ी यूजफुल होती है। Quantitative approach has found place in traditional business as well as in social problem। तो अभी तक तो हमने जितनी बात करी है सारी ट्रेडिशनल बिजनेस की ही देखी है, या ट्रेडिशनली हम इंडस्ट्री को किस तरीके से रन करते हैं, इनके लिए हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती है या पब्लिक पॉलिसीज जो लॉन्च करना होती है गवर्नमेंट साइड से, तो उन सारी पब्लिक पॉलिसीज को लॉन्च करने के पहले भी आपको वहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि जो पब्लिक पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे हैं वो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक के लिए वाकई में यूजफुल है भी या नहीं है। साथ साथ में नेशनल या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को भी आपको उस टाइम पर ध्यान रखना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स या पब्लिक पॉलिसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ में इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स मतलब जो वर्कर्स है उनकी खुद की भी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसे कि हम इन सभी टेक्निक्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सर सर हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये क्वांटिटेटिव अप्रोच में सर वी नीड पास डाटा, दैट मीन्स हमें पास डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब सर फॉर एग्जांपल यदि कोई सी पब्लिक पॉलिसी आई तो सर वो तो एकदम न्यू ही रहेगी, तो सर उसमें इसको कैसे यूज किया जाएगा क्वांटिटेटिव मेथड को? क्वांटिटेटिव मेथड अपन एक क्वांटिटेटिव एक जनरल वर्ड यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें अपन क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटी बेसिस पे डिसीजन लेंगे। अब जैसे पब्लिक की बात करें तो जो पब्लिक है तो पब्लिक का पूरा डेटा आपको वहाँ पर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर आपको फोरकास्टिंग से अलग है ना ये, मतलब हाँ जी, सर जो हम फोरकास्टिंग में यूज करते हैं उससे अलग है ना ये चीज क्वांटिटेटिव? नहीं नहीं, फोरकास्टिंग ही एक्चुअल में जो फोरकास्टिंग है वो ऑपरेशन रिसर्च का ही एक सब टॉपिक है।
लेकिन क्या होता है कि हम वो सारा अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पर जो अभी जो आपने जो फोरकास्टिंग पढ़ा होगा वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कहीं पढ़ा होगा, ठीक है? यस सर। है अच्छा, ना? तो तो सर वहाँ वो पे ऐसा था कि वहाँ पे पास डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो बस मेरा मैं ये था बता रहा हूँ। सिंपली कि पब्लिक पॉलिसी में कैसे यूज़ करेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पब्लिक पॉलिसीज के लिए भी तो आपको पास डाटा लगेगा ना। अगर आप कोई नई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं तो यस आपको सर। ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले आपने किस टाइप की वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, और वो जो यस। पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की थी उसमें आपने क्या क्या कैलकुलेशन किए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम नरेगा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जो नरेगा अप्लाई किया गया था, तो इस नरेगा को आपने इनिशियली अप्लाई किया, उसके बाद जब आप उससे रिलेटेड नई पब्लिक पॉलिसी लगाना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसमें वेजेस कितना दे रहे थे, या जो वर्कर्स को वर्क आप दे रहे थे वो एक साल में 200 दिनों के लिए दे रहे थे या 250 दिनों के लिए दे रहे थे, उससे उसकी सोशल लाइफ में कुछ चेंज आया या नहीं आया। अब वो वर्क का अमाउंट आपको बढ़ाना है या नंबर ऑफ डेज जो वो वर्क कर रहा है उनको बढ़ाना है, या पर डे के वर्किंग आवर्स जो वो वर्क कर रहा है उनको बढ़ाना है या घटाना है। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस रहेंगे, जिसमें भी मैथमेटिक्स या क्वांटिटी का कैलकुलेशन लगेंगे, वहाँ सभी दूर हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। यस ठीक है सर। बेटा? ओके। यस सर। यस। ओके। देखो, मैं जो मेरा नॉलेज है या जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों की पूरी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और हो सकता है मैं जो एग्जांपल्स देता हूँ वो आप लोगों को ऐसा लगे कि सर बहुत ही जनरल एग्जांपल बता रहे हैं। तो आप चाहो तो आप जितने भी स्टूडेंट है आपकी साइड से अगर कुछ एड ऑन होता है इसमें, आप कुछ ऐड करना चाहते तो वो आप आपकी तरफ से भी बता सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि टीचर ही हमेशा पढ़ाए या समझाए, हम लोगों को आप है। तो अगर आपके पास कुछ होते हैं, डेटास होते हैं या कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सभी से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? आगे बढ़े। इनफैक्ट वी कैन से यस सर। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो जो ओआर की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं उनका क्या यूज होता है या उनकी क्या यूटिलिटी होती है, मतलब उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनफैक्ट वी कैन से दैट द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज नॉट लिमिटेड टू एनी एरिया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ओआर से हमने जितना भी मैथमेटिकल टेक्निक्स हम सीखेंगे, फोरकास्टिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, क्यूइंग थ्योरी हो, या जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे वो सारी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इंडस्ट्री में ही अप्लाई कर सके। आप उसको सोशल वेलफेयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और सभी का बेसिस यहाँ पर जो जब भी हम क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करेंगे तो यहाँ क्वांटिटेटिव का बेसिक मतलब होता है डेटा कलेक्शन। आपको हर चीज के बारे में डेटा होना चाहिए। पास्ट डेटा भी हो सकता है, पास्ट डेटा नहीं है तो आप फ्यूचर में एस्टिमेटेड डेटा जो है वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंडर में आएगी। और डिसीजन मेकिंग जो होता है, कुछ कंट्रीज में मैंने बताया ऑपरेशन रिसर्च को ही वो डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च या डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर टेक्निक्स आप जब यूज करते हैं तो आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पर कर पाते हैं। In fact, quantitative approach imposes a special responsibility on the manager. अब अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा रहे हैं, मतलब सारा आप कैलकुलेशन बेसिस पे कर रहे हैं, सभी जगह पर आप मैथमेटिकल और साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इट मेक्स मॉडर्न मैनेजर टू कल्टिवेट ए मैनेजरियल स्टाइल दैट डिमांड कॉन्शियस systematic and scientific analysis and resolution of decision problems। तो मैनेजर को अपने आप में ऐसी कुछ एबिलिटी डेवलप करना पड़ती है, उसको अपना एक ऐसा मैनेजरियल स्टाइल बनाना पड़ता है जिससे कि वो सारे जो डिसीजन ले वो कैसे रहे, कॉन्शियस रहे। मतलब उसको पूरा पता, अगर इंदौरी भाषा में बोले तो उसको सारे डिसीजन होशो हवास में लेना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से लेना चाहिए। उसके पीछे का क्या साइंस है या उसके पीछे का क्या मैथमेटिक्स है वो उसे इजीली पता होना चाहिए। और सारा जो कैलकुलेशन है वो एक साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए। और उस बेसिस पे अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया है और कुछ समय में आपको दिखता है कि वो डिसीजन आपका रॉन्ग हो रहा है, तो उस डिसीजन के रिस्पेक्ट में आपको एक नया सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। तो मैनेजर में ये सारे टेक्निक्स होना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की अगर बात करें
तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट कहाँ से आया और किस तरीके से इसका जन्म होता है, तो एक वर्ड यहाँ पे मुझे एक बुक में बहुत अच्छा मिला था, ऑपरेशन रिसर्च इज ए वॉर बेबी। तो इन्होंने क्या बोला है कि ऑपरेशन रिसर्च जो पूरा सब्जेक्ट है या इसकी जितनी भी टेक्निक्स है वो सब क्या है, उनके बेसिस पे इन्होंने इसको नाम दिया है वॉर बेबी। ये ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो किस कारण से हुआ था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो एक साइड इंग्लैंड की सेना थी, दूसरी साइड जर्मनी की सेना थी, और इनको कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करना था। तो वहाँ पर इंग्लैंड की साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे या जो युद्ध में लगने वाले बॉम्ब्स वगैरह और मिसाइल्स वगैरह थी, एयरक्राफ्ट थे, ये ज़्यादा अवेलेबिलिटी में नहीं थे। तो इनको वहाँ पर ये डिसीजन लेना था कि जो जर्मन सेना की जो सबमरीन थे उनको किस तरीके से टारगेट किया जाए। तो जब टारगेट बना रहे थे तो बार बार इनका जो टारगेट है वो चूक रहा था, वहाँ पे मतलब प्रॉपरली टारगेट हिट नहीं कर पा रहा था। तो इससे ये हो रहा था कि कैजुअलिटी भी नहीं हो रही थी सामने वाली सेना को, और इनके जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। तब वहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री ने क्या काम किया, ब्रिटिश मिलिट्री ने काम किया कि वहाँ के जितने भी प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, साइंस के प्रोफेसर, एरोडायनामिक्स के प्रोफेसर, इसके अलावा जो कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, उन सभी को इन लोगों ने बुलाया और उनको बोला कि आप लोग मीटिंग कीजिए और कुछ टेक्निक्स ऐसी बताइए, कुछ ऐसे कैलकुलेशन करके बताइए जिससे कि हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। तो बेसिकली इसीलिए सब्जेक्ट को हमने वॉर बेबी नाम दिया है। In fact, the main origin of Operation Research was during the Second World War. जैसा मैंने आपको बताया है कि जो origin इसका हुआ था Second World War से हुआ था। At the time of Second World War, the military management in England invited a team of scientists to study the strategic and tactical problems related to air and land defense. तो वहाँ का जो मिलिट्री मैनेजमेंट था इंग्लैंड का, उन लोगों ने कुछ साइंटिस्ट लोगों को बुलाया, कुछ रिसर्चर्स को बुलाया, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों को बुलाया, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉमर्स से रिलेटेड लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि आप लोग एक बैठक कीजिए और हम किस तरीके से एयर और लैंड डिफेंस कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेस आप हमें बताइए। The problems attained importance because at that time the resources available with the England was very limited. तो इंग्लैंड के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके थे, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू विन द वॉर विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्हीं के साथ उनको वो वॉर को जीतना था। और तो इन लोगों ने ऐसी कुछ टेक्निक्स इजाद की, नई टेक्निक्स बनाई जिसके थ्रू कि ये मैनेजमेंट प्रॉपर वहाँ पर कर सके। द रिसोर्सेज सच एज फूड, मेडिसिन, एम्यूनिशन, मैन पावर एटसेट्रा वर रिक्वायर्ड टू मैनेज वॉर एंड फॉर द यूज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इनको लड़ाई तो लड़ना ही थी दूसरी कंट्रीज के साथ, लेकिन साथ साथ में जो अपनी कंट्री में जो पॉपुलेशन दे रही है उनका भी प्रॉपर ध्यान रखना था। तो फूड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, एम्यूनिशन मतलब जो गोला बारूद होता है ये भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, मेन पावर की भी कैजुअलिटी कंटिन्यूसली हो रही थी, युद्ध में सैनिक लगातार मरे जा रहे थे। तो इन सभी चीज़ों का उन लोगों को इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना था। It was necessary to decide upon the most effective utilization of the available resources to achieve the objective. अब इस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसी भी हालत में इनको वो वॉर जीतना है। अब वो वॉर जीतने के लिए उनको क्या करना था, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके पास उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना था ताकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस वॉर को जीतना वो किसी भी तरीके से किया जा सके। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू यूटिलाइज द मिलिट्री रिसोर्सेज कॉशियसली, और मिलिट्री रिसोर्सेज जो है उनका भी सावधानी पूर्वक यूज उनको करना था। तो हेंस द जनरल्स ऑफ मिलिट्री इन्वाइटेड ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ सच एज। अब उन्होंने वहाँ का जो मिलिट्री जनरल था उसने क्या करा कि उन्होंने टीम बनाई, जिस टीम में कौन कौन लोग थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, मैथमेटिशियन, बिजनेस पीपल, प्रोफेसर्स, इंजीनियर, इन सभी को बुलाया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज गिवन टू देम।
और फिर उन्होंने इन सभी रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने रखी और उनसे आग्रह किया कि आप इस पे डिस्कशन कीजिए और कुछ फिजिबल सॉल्यूशन अगर इसका होता है। यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सके। तो फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बात की थी। ठीक है, आज मुझे लग रहा है टाइम अभी हो गया है अपना, और यस इस सर। स्लाइड के साथ बेटा मैं खत्म करूंगा क्योंकि मुझे अटेंडेंस भी लेना है अभी। और सर कल से अटेंडेंस, इन्वेंट्री स्टार्ट हो। हाँ कल से इन्वेंट्री पढ़ेंगे अभी। ओके सर। So these specialists had a brainstorming session and came out with method of solving the problems which they coined the name linear programming. अब ये सारे लोग जब बैठे, इन लोगों ने डिसीजन लिया और इनको पता चला कि एक नई मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग हम बना सकते हैं, और उसमें इन्होंने ये ऐसा एजम्पशन लिया कि जो रिसोर्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे सिचुएशन के। तो उस बेसिस पे एक रिजल्ट लेके आए जिसको नाम दिया इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग जब नाम इन्होंने दिया तो उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रोसेसेस थी वो सभी जगह पर अप्लाई करना स्टार्ट की। इसके बाद इसमें डेंजिंग ने काफ़ी कुछ काम किया था लीनियर प्रोग्रामिंग पे। तो जब द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर, आ हाँ रही सर, अब आ रही है सर। तो इसके बाद जो सारी प्रोसेसेस हुई, वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था सभी लोगों का, उनके बाद एक नई मेथड आई और उस पर कंटिन्यूसली वर्क किया जॉर्ज डेंजिंग ने, और 1947 में इन्होंने इस मेथड को नाम दिया लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीजें जो है हम जब लीनियर प्रोग्रामिंग वाली हमारी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तब हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो आज क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो सब्जेक्ट का थोड़ा इंटरेस्ट जानने के लिए था कि क्यों सब्जेक्ट जरूरी है और आगे इस सब्जेक्ट के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, उस बेसिस पे मैंने एक ये इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया था। तो और फिर मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर में चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और आपका जो इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में रहेगा वो कंटिन्यूसली बना